नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव कक्षा 7 के लिए विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 12 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखी गई है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा यह कविता लिखी गई है। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। तो आइए थोड़ा से हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन से संबंधित कुछ बातों को जानेंगे। इसके बाद पेड़ों के संग बढ़ना सीखो इस पाठ के जो कविता है उसके भाव को समझेंगे, उसके सारांश को समझेंगे, फिर कविता को लय के साथ किस प्रकार से गाया जाता है उसको देखेंगे। इसके बाद एक एक पंक्ति का एक एक लाइन का अर्थ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन से संबंधित कुछ बातों को हम लोग देख लेते हैं, जिन्होंने पेड़ों के संग बढ़ना सीखो ये कविता लिखी है। इसके अतिरिक्त इनकी और कविताएं हैं, उन कविताओं पर हम थोड़ा से प्रकाश डालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ कि पेड़ों के संग बढ़ना सीखो इस कविता के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। कब हुआ? 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। कहाँ पे हुआ? बस्ती जिले में हुआ। इनकी बाल पत्रिका पराग के संपादक रहे। बाल पत्रिका पराग के संपादक रहे। खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हुए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। इसके अलावा इनकी और रचनाएं हैं नन्हा ध्रुव तारा, बतूता का जूता, मगहू की टाई, बिल्ली के बच्चे। उनकी बाल कविताओं के संग्रह हैं। अपना दाना कहानी संग्रह है और लाख की नाक, अनाप शनाप, भाव भाव, खाओ खाओ, हाथी के पांव और बुद्ध की करुणा बाल नाटक हैं। किसके? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो इनकी कविता है। इसके अतिरिक्त इनकी तमाम कविताएं, नाटक और कहानियां इन्होंने लिखी है और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है, जिसमें नन्हा ध्रुव तारा, बतूता का जूता, मगहू की टाई, बिल्ली के बच्चे उनकी बाल कविताओं के संग्रह हैं। किसके? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किस प्रकार से इस पेड़ों के संग बढ़ना सीखो कविता को इन्होंने लिखा, उसमें क्या क्या भाव है उसको जान लेते हैं। इसकी भूमिका थोड़ी सी दी गई है। पेड़ हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। कवि के पास यदि थोड़ी सी धरती होती तो वह उस पर पेड़ लगाकर यह सिद्ध करता कि पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। यदि आपके पास ऐसी थोड़ी सी भी जगह हो तो आप वहाँ पेड़ लगाकर वातावरण को शुद्ध और हरा भरा बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस कविता के माध्यम से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने हम मनुष्यों को यह संदेश देने की कोशिश किया है, जैसे पेड़ पौधे हम मनुष्यों के ऊपर परोपकार करते हैं निस्वार्थ भाव से, ठीक उसी प्रकार से मनुष्यों को भी अन्य जीव जंतुओं के ऊपर परोपकार करना चाहिए और पेड़ पौधों को पालन पोषण करना चाहिए। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। जिस प्रकार से हमारा जीवन आगे की ओर बढ़ता है, हम उन्नति की ओर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों के ऊपर ध्यान रख करके उनका भी विकास करना चाहिए। पेड़ पौधों को नष्ट नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधों से ही हम लोगों का जीवन निर्भर है, जिससे हमें ऑक्सीजन
फल सब्जियां आज प्राप्त होती हैं। इसलिए पेड़ पौधों को हमें सुरक्षित रखना होगा। तो इस पेड़ पौधे के संग बढ़ना सीखो इस कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि हमको भी पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए और पेड़ पौधों से तमाम प्रकार के हमें लाभ होते हैं। तो चलिए इस कविता को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग शब्दार्थ देख लेंगे। शब्दार्थ के बाद इसको किस प्रकार से लय के साथ गाया जाएगा, पढ़ा जाएगा। इसके बाद एक एक लाइन के एक एक शब्दों के अर्थ को देखेंगे हम लोग। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। जलाशय मीन्स होता है तालाब। जलाशय शब्द का क्या अर्थ दिया है? तालाब। दुष्कर्म माने होता है बुरे कर्म। दुष्कर्म का अर्थ है बुरे कर्म। उपवन माने होता है बाग बगीचा। उपवन माने बाग बगीचा। वहसी माने जंगली निर्मम या हिंसक। वहसी, वहसी माने जंगली निर्मम या हिंसक। परती ऐसी जमीन जिसे जोता बोया न गया हो। परती मीन्स होता ऐसी जमीन जिसे जोता बोया न गया हो। बिनती माने निवेदन, सब लोग जानते होंगे। दहक माने आग का दहकना, लपट। जैसे आग जलती है तो उसमें से क्या निकलती है? लपट निकलती है, ज्वाला निकलती है। तो दहक का मतलब है आग का दहकना या लपट। इतराना माने इठलाना, प्रसन्न होना, खुश होना। चौपाए मीन्स होता है चार पैर वाले जीव जानवर। शाखें माने होता है टहनियां, शाखाएं। सहन माने होता है आंगन। सहन शब्द का अर्थ क्या है? आंगन। आंगन जैसे घर का आंगन होता है वैसे बगीचे का भी एक आंगन होता है कि जैसे चारों तरफ से बगीचे हों और बीच में जो खाली स्थान है तो उसको कहा जाता है वृक्षों का ये आंगन है। जैसे घर का आंगन होता है वैसे बगीचों का भी आंगन हुआ करता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जलाशय। एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। शब्दार्थ जलाशय तालाब, दुष्कर्म बुरे कर्म, उपवन बाग बगीचा, वहसी जंगली निर्मम हिंसक। परती माने होता ऐसी जमीन जिसे जोता बोया न गया हो। बिनती माने निवेदन होता है। दहक माने आग का दहकना, लपट। इतराना माने इठलाना। चौपाए चार पैर वाले जीव या जानवर। शाखें माने टहनियां, शाखाएं। सहन माने होता है आंगन। अब हम लोग देखेंगे कि इस पेड़ों के संग बढ़ना सीखो कविता को किस प्रकार से लय के साथ पढ़ा जाता है। तो उसको देखने के बाद एक एक शब्द का अर्थ हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस कविता को किस तरीके से लय के साथ हम लोग पढ़ सकते हैं, इसको गा सकते हैं। तो इसको देखिए। पहली लाइन है, बहुत दिनों से सोच रहा था। बहुत दिनों से सोच रहा था, थोड़ी धरती पाऊं। बहुत दिनों से सोच रहा था, थोड़ी धरती पाऊं। उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले। ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो सकता है छोटी सी क्यारी हो। महक रही हो छोटी सी खेती हो, जो फसलों से दहक रही हो
हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं शांत चौपाए झूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे तो विनती है यही तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वहसी बन पेड़ों को काट रही है, आज सभ्यता वहसी बन पेड़ों को काट रही है। जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। तो इस प्रकार से इस कविता को लय के साथ हम लोग गा सकते हैं और इस कविता के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने हमें क्या संदेश देने की कोशिश किया है। अब हम लोग इसको देखते हैं, एक एक शब्दों का अर्थ, एक एक लाइन में एक एक शब्दों के अर्थ को हम लोग देखते चलते हैं। पहले बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं। कवि कह रहा है कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि थोड़ी सी भूमि या धरती मुझे मिल जाए। यहाँ पे कह रहा है कि बहुत दिनों से सोच रहा था। कवि कह रहा है कि मैं बहुत दिनों से यह सोच रहा था कि थोड़ी सी मुझे क्या मिल जाए, धरती मिल जाए और उस धरती में बाग बगीचे जो हो सके लगाऊं। तो यहाँ इस पंक्ति का अर्थ देखिए, कवि सोच रहा है कि हमें कुछ थोड़ी सी क्या मिल जाए, धरती मिल जाए और उस धरती पर मैं बाग बगीचे लगाऊं, जो हो सके लगाऊं। उस धरती पर जो बाग बगीचे होने लायक हों, ऐसे पेड़ पौधों को हम वहां पर लगाऊं। कौन सोच रहा है? कवि सोच रहा है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कह रहे हैं कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि थोड़ी सी धरती मिल जाए और उस धरती पर जो होने योग्य पेड़ पौधे हों, बाग बगीचे, उनको मैं वहां पर लगाऊं। नीचे की लाइन है, खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। और क्या होगा कि खिले फूल फल और उन भूमि पर जो पेड़ पौधे हम लगाएं और उनमें क्या हो, फूल और फल लगे, चिड़िया बोले और उस पर क्या करे, चिड़िया बैठ करके बोले, प्यारी खुशबू डोले और फूलों की, फलों की और पौधों की खुशबू चारों तरफ क्या हो जाए, फैले और ताजी हवा जलाशय में अपना हर रंग भिगोले और उन पेड़ पौधों की वजह से ताजी हवा चले और अत्यधिक वर्षा हो
जिससे जलाशय माने तालाब क्या हो जाए, भर जाए। और तालाब जब भर जाए उसमें हर एक प्राणी, हर एक जीव अपने अंगों को क्या करे, भिगो सके। इस पंक्ति का फिर से अर्थ देखें इस लाइनों का। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले। कि जो हम पेड़ पौधे लगाएंगे उन पेड़ पौधे में फल और फूल लगे, और फल फूल लगने के साथ साथ उन पेड़ पौधों पर चिड़िया बैठ करके आवाज करे, प्यारी खुशबू डोले, और फल और फूलों की खुशबू चारों तरफ क्या हो जाए, फैल जाए। ताजी हवा जलाशय में, और ताजी हवा चले, और पेड़ पौधे होने से अत्यधिक बारिश हो, बारिश होगी तो जलाशय में पानी होगा, तो जलाशय में पानी हो जाने पर हर एक जीव जंतु अपने अंगों को उस तालाब में भिगो सकेगा, शीतलता प्राप्त कर सकेगा। आगे है, हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। कवि कह रहा है कि हो सकता है पास तुम्हारे, कवि कल्पना कर रहा है कि हो सकता है आपके पास कुछ अपनी क्या हो, धरती हो, कुछ भूमि हो, और उस पर क्या होगा, फूल फल लदे अपने उपवन हो। और हो सकता है उस धरती पर आपने पेड़ पौधे लगा रखा हो जिसमें फूल और फल लगे हुए हो, ऐसा आपके पास छोटा सा उद्यान हो, बगीचा होगा, उपवन हो, और अपनी परती हो सकता है आपके पास परती माने ऐसी जमीन जो जोती बोई न गई हो, उसे परती कहा जाता है। कवि कह रहा है कि हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो सकता है आपके पास खुद की कुछ धरती माने भूमि हो, और उस भूमि पर आपने फल और फूल वाले वृक्षों को लगा रखे हो जिसमें फल और फूल लदे हुए हो, ऐसा उपवन आपके पास हो सकता है, और अपनी परती हो। और ये भी हो सकता है कुछ आपके पास खाली जमीन पड़ी हो जो कभी जोती बोई न गई हो। नेक्स्ट है, हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। कवि कह रहा है कि हो सकता है कि छोटी सी क्यारी हो सकता है आपके पास बड़ी भूमि न हो, छोटी सी भूमि का टुकड़ा हुई हो, छोटा सा भूमि की क्यारी ही हो, और वह भी क्यारी क्या कर रही हो, पेड़ पौधों से क्या हो, महक रही हो, पेड़ पौधों के फूलों से फलों से क्या हो रही हो, महक रही हो, और छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है आप बहुत बड़े किसान न हो, छोटे किसान हो, लेकिन उस छोटे से क्षेत्रफल में आपकी अच्छी फसलें क्या हो रही हो, लहरा रही हो, दहक रही हो, अग्नि की लपट की तरह लहरा रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। सहन माने होता है आंगन, चौपाए माने होता है चार पैर वाले जानवर। तो देखिए करा, हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है वृक्षों के मध्य चार पैर वाले जानवर क्या कर रहे हो, घूम रहे हो, और हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो सकता है वृक्षों के आंगन में, हो सकता है वृक्षों के आंगन में पक्षी क्या कर रहे हैं, झूम रहे हो, मस्त होकर के गाना गा रहे हो, मस्त होकर के नाच रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। कौन कह रहा है, कवि कह रहा है। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, जो ऐसी दुनिया है, कैसी दुनिया है, जिसमें जंगल होगा, पेड़ पौधे होंगे, भूमि होगी, भूमि पर वृक्ष लगे हुए होंगे, फूल लगे हुए होंगे, और उनकी खुशबू चारों तरफ फैल रही होगी, और उनके मध्य जानवर विचरण कर रहे होंगे, और उनके बीच आंगन में पक्षियां जो है कलरव कर रही होंगी। ऐसे दुनिया को, ऐसे वातावरण को, हे मनुष्यों आपसे विनती है कि ऐसे वातावरण को कभी आप नष्ट मत होने देना। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ऐसा विनती कर रहे हैं। तो विनती यही, कभी मत उस दुनिया को खोना। कभी कह रहा है यही हमसे विनती है, आप लोगों से यही हमारी विनती है कि कभी मत उस दुनिया को खोना। ऐसी दुनिया को माने जैसी दुनिया को हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ऐसी दुनिया को आप लोगों से विनती है, ऐसी दुनिया को आप लोग नष्ट मत होने दें।
पेड़ों को मत कटने दें, मत चिड़ियों को रोने, माने पेड़ों को मत काटने दें और चिड़ियों को मत रोने दें, क्योंकि पेड़ कटेंगे चिड़िया अपना घोंसला कहाँ लगाएगी, और चिड़िया घोंसला नहीं लगा पाएगी तो चिड़िया को क्या होगा, दुख होगा, रोएगी। तो ऐसी स्थिति को मत आने दो और पेड़ों को कटने से आप क्या करो, बचाओ, बचा लो। नेक्स्ट है, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। कवि यहाँ पे कह रहा है कि एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं। वृक्षों की जो एक एक पत्तियां हैं, वृक्षों की एक एक जो पत्तियां हैं, हम सबके सारा जीवन उसी पर क्या होता है, निर्भर होता है, क्योंकि वृक्षों से हमें फल, सब्जियां, छाया, ऑक्सीजन, तमाम प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि एक एक पत्ती पर सबके सपने सोते हैं। सबके सपने जो होते, सबकी इच्छाएं जो होती हैं, सबका जीवन जो होता है वृक्षों की एक एक पत्तियों पर निर्भर करता है। शाखें कटने पर वो भोले शिशुओं सा रोते हैं। उनकी शाखाएं जब काटी जाती हैं, शाखाएं माने डालियां जब काटी जाती हैं, तो छोटे नन्हे शिशुओं की तरह क्या करते हैं, वे भी रोते हैं। जैसा छोटा नन्हा बच्चा होता है, शिशु होता है, उसको जब कष्ट होता है क्या करता है, सिर्फ रोता है, रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता, किसी से कुछ कह नहीं पाता। ठीक इसी प्रकार से वृक्षों की जब शाखाएं काटी जाती हैं तो नन्हे शिशुओं की तरह सिर्फ वह रो लेता है, अपनी वेदना को, अपने कष्ट को किसी से कह नहीं पाता। इसलिए हे मनुष्यों, आपसे विनती है कि ऐसी स्थिति पेड़ों की मत होने देना। ऐसा कौन कर रहे हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ऐसा इस कविता के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। फिर कहता है कि पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना। पेड़ों के संग साथ साथ, वृक्षों के साथ साथ आप लोग अपना विकास करना सीखो, न कि पेड़ों को काट करके विकास करो। पेड़ों को अपने साथ लेकर के क्या करो, आगे बढ़ना सीखो। पेड़ पौधों को, प्राकृतिक वातावरण को अपने साथ साथ लेकर के आगे बढ़ना सीखो। पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। इतराना माने खुश होना, पेड़ों के साथ साथ आप क्या हो, खुश हो, और जिस प्रकार से आप खुश हो इस प्रकार से पेड़ पौधों को भी खुश करते हुए आगे बढ़ना सीखो। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। करा है बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। बच्चे और पेड़, पेड़ जो है प्राकृतिक वातावरण को हरा भरा रखता है, ठीक उसी प्रकार से बच्चे भी अपने घरों को हरा भरा रखते हैं, अपने घर में खुशियां लाते हैं, चिलकारियां मारते हैं, किलकारियां मारते हैं। तो कवि का कहने का मतलब है, जिस प्रकार से प्रकृति की सुंदरता पेड़ पौधे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से घर की सुंदरता बच्चे भी होते हैं। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, माने हरा भरा माने प्रफुल्लित, एकदम सुंदर लगता है। जैसे पेड़ पौधे होने पर प्राकृतिक अच्छी लगती है, पृथ्वी अच्छी लगती है, ठीक इसी प्रकार से घर में बच्चे होने पर भी खुशी दिखाई देती है। नहीं समझते जो, इस बात को जो लोग नहीं समझ पाते वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। इसके बुरे कर्मों का, अपने किए हुए कर्मों का वे फल के भागीदार हो जाते हैं। आज सभ्यता वहसी माने जंगली, हिंसक बन गई है। आज सभ्यता वहसी बन पेड़ों को काट रही। वहसी माने होता है जंगली या हिंसक। आज जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, वो क्या हो गई है, हिंसक हो गई है, जंगली बन गई है, पेड़ों को काट रही है, पेड़ पौधों को क्या कर रही है, काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। और सबके आज फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड नामक जहर को भर करके सब इंसानों को क्या किया जा रहा है, बांटा जा रहा है।
तो इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्यों को यह संदेश देने की कोशिश किया है कि हमारे पास पृथ्वी है, भूमि है, उस भूमि पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधों के साथ साथ उसमें तमाम प्रकार के जीव जंतु हैं, उसके आंगन में उसके नीचे विचरण करते हैं। तो ऐसी जो हमारी दुनिया है, ऐसी जो हमारी प्रकृति है, उस प्रकृति को हमको बचा करके रखना है, इसे नष्ट नहीं होने देना है। इनको साथ साथ लेकर के हमको विकास करना चाहिए, न कि इनको नष्ट करके हमको विकास करना, इनको अपने साथ साथ लेकर के हमें विकास करना चाहिए। पेड़ और बच्चे दुनिया को हरा भरा रखते हैं। कवि ने कहा पेड़ और बच्चे दुनिया को हरा भरा रखते हैं। जैसे पेड़ पौधे प्राकृतिक वातावरण को सुंदर बनाता है, ठीक उसी प्रकार से बच्चे भी घर को हरा भरा रखते हैं, प्रफुल्लित रखते हैं, प्रसन्नचित रखते हैं। इसलिए इन दोनों को हमें संभाल कर रखना चाहिए। इस बात को जो व्यक्ति नहीं समझता तो इसके बुरे कर्मों का, अपने बुरे कर्मों का परिणाम वह भोगता है। तो इस प्रकार से आपका ये रहा कविता से संबंधित जो बातें थी, जो सार था मैंने बताया। इस वीडियो को आप जब पूरा देखेंगे एक दो बार, तो इससे आने वाले सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कविता को किस प्रकार लय के साथ गाया जाता है वो भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सुनेंगे तो। अब इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, मौखिक क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए कह रहा है, हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो, तो बिनती यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। इस पैराग्राफ के ऊपर, इस पद्यांश के ऊपर आपका ये 3-4 बहुवैकल्पिक क्वेश्चन दिए गए हैं और उनका उत्तर इसके आधार पर देना है, इसके आधार पे देना है, गद्यांश के आधार पे देना है। किसका क्या उत्तर होगा। पहले पूछ रहा है कि कवि का नाम क्या है, यह कविता जिसने लिखी उस कवि का क्या नाम है। तो हमारे पास 4 विकल्प हैं। पहला है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और चौथा ऑप्शन हमारा है रामधारी सिंह दिनकर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इस कविता के लेखक हैं, इस गद्यांश या इस पद्यांश के लेखक हैं। दूसरा आता है, दूसरा क्वेश्चन है चौपाए और सहन का अर्थ क्या है। चौपाए और सहन का अर्थ क्या है। पहला विकल्प है 4 पाई और महल, दूसरा है 4 पैर और जंगल, तीसरा है 4 पैर वाले जानवर और आंगन, चौथा है पशु पक्षी और मेला। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर ग भी इसमें राइट होगा कि 4 पाए और सहन का अर्थ होता है 4 पैर वाले जानवर और आंगन, 4 पैर वाले जानवर और आंगन होगा। इसके बाद हमारा 3rd नंबर पे आता है कविता का क्या संदेश है। कविता का क्या संदेश है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनको देखते हैं। पशु पक्षियों को बचाओ, नदियों को बचाओ, पेड़ों को मत काटो, दुनिया को मत उजाड़ो। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd में विकल्प नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा। कविता का क्या संदेश है। कविता में संदेश दिया है पेड़ों को मत काटो, पेड़ों को मत काटो। चौथा क्वेश्चन हम लोगों का है कि कवि को यह विनती क्यों करनी पड़ रही है। कवि को यह विनती क्यों करनी पड़ रही है। तो इसमें 4 विकल्प हैं। क्योंकि कवि को पेड़ अच्छे लगते हैं, दूसरा है क्योंकि कवि पेड़ों की कटाई से दुखी है, तीसरा है क्योंकि कवि पर्यावरण के प्रति जागरूक है और चौथा नंबर का ऑप्शन है दूसरा और तीसरा ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर घ राइट हो जाएगा। दूसरा और तीसरा उत्तर हमारा ठीक हो जाएगा। क्योंकि पेड़ों की कटाई से दुखी है कवि, और तीसरा है क्योंकि कवि पर्यावरण के प्रति क्या है, जागरूक है। इसलिए हमारा विकल्प नंबर घ चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कविता के माध्यम से आपको यह संदेश दिया
कि पेड़ पौधों के साथ साथ मनुष्य यदि अपना विकास करे तो अच्छा रहेगा। तो इस कविता से आपको यह संदेश मिला है कि पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। जैसे हमको दुख होता है चोट लगने पर, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों की जब शाखाएं काटी जाती हैं तो उनको भी कष्ट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आज यदि आप पूरा देखेंगे एक बार दो बार, तो इससे आने वाले सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से आप कर सकोगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पाठ का यह फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा इस पाठ से संबंधित मौखिक प्रश्न, लिखित, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर इसके सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।